A very good day to all of you. Welcome to Electron Physics classes. अब कल के लेक्चर में हमने काम किया था, बहुत सारा काम किया था, बहुत सारा वर्क किया था, मैकेनिकल वर्क किया था। और मैकेनिकल वर्क को फिजिकली एंड मैथमेटिकली इंटरप्रेट करा था एज टू वेज, दो तरीकों से करा था। हमने बोला था दुनिया में अगर फोर्स या तो कांस्टेंट होगी या तो वेरिएबल होगी, अधिकतर वेरिएबल होगी। तो फिर हमने दो तरीके के फॉर्मुलेशन बनाए थे, वर्क डन एज इक्वल टू एफ डॉट एस एंड द सेकेंड वॉज वर्क डन एज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। तो हमने बाइफर्केट कर लिया था आर्टिकल को। हाँ, डेफिनेशन के तौर पे बोल दिया था इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉन्सेप्चुअली समझा कि फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो होगा वही वर्क कर पाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वर्क नहीं कर पाएगा। लेटर ऑन एक कॉन्सेप्ट को डेवलपिंग करके आपको समर्पित करा दैट ओनली द टैंजेंशियल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम कैन परफॉर्म द वर्क बट द नॉर्मल और द सेंट्रीपिटल फोर्सेस नेवर परफॉर्म द वर्क, राइट। और वर्क का सिग्निफिकेंस हमने समझा कि अगर पॉजिटिव वर्क होता है, हाँ, वर्क स्केलर होने के बावजूद पॉजिटिव नेगेटिव जीरो अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। बट इफ द वर्क इज पॉजिटिव, इसका मतलब स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। इफ द वर्क इज नेगेटिव, इसका मतलब स्पीड या काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर वर्क नहीं होगा, वो दो तीन सिनेरियो में होता है कि मान लो कि फोर्स ही ना लगाई हो या फिर डिस्प्लेसमेंट ना हुई हो फोर्स लगाने के बावजूद, जैसे पुशिंग अ बॉल, या फिर एंगल ऑफ ओरिएंटेशन 90 आ जाए, जैसे कि अ पोर्टर इज कैरिंग द लगेज, राइट, एंड मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड। सो ऐसे सिनेरियो में वर्क डन कितना आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ना स्पीड बदलेगी और ना ही काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंजेस आएंगे, राइट। सो ये सारी नॉलेज लेके हमने डिफरेंट फोर्सेस का वर्क सीखा और एक वर्क थ्योरम को जनरेट करा जिसके अंदर हमने नेट वर्क डन को एज एन स्केलर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल वर्क की तरह ट्रीट करा। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्सेस देखी, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्सेस देखी। कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके अंदर नेटवर्क पूछा जाता है, कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर सिर्फ इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क पूछा जाता है। टेकिंग ऑल दिस थिंग्स इन अ स्ट्राइड, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा, बहुत सारी चीजें करी हमने। हम आगे बढ़ते हैं एंड वी विल जस्ट रिवाइज द लास्ट डेड आर्टिकल विद द हेल्प ऑफ अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद हम आज के लेक्चर में आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। We also did the graphical behavior of the work that the area under the force displacement graph is going to generate the work, राइट। हमने करेक्शन भी देखी थी कि अगर एफ टी ग्राफ होगा, फोर्स टाइम ग्राफ होगा, तो उसके एरिया से इम्पल्स मिलेगा, और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा तो उसके एरिया से क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा, राइट। और वर्क विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हालांकि हमने बोला था कि हम उसका प्रूफ लेटर ऑन जरूर करेंगे, पर एक थ्योरम को हमने आपको रूबरू करा दिया था, दैट वाज अ वर्क एनर्जी थ्योरम। एंड सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉरवर्ड, और देखते हैं कि आज के लेक्चर से हमने क्या क्या सीखने को मिलता है। एंड सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन नाउ ओवर यू इज दिस वन। सेज देयर इज अ फोर्स एज 3x i कैप प्लस 4j कैप। देखते ही क्वेश्चन को समझ में आ जाता है कि ये जो फोर्स है वो वेरिएबल है, क्योंकि इसके अंदर एक्स आर और एक्स क्या होता है? वेरिएबल होता है। इसका मतलब आपका जो वर्क का फॉर्मूला है वो एफ डॉट एस नहीं लगेगा, एंड इंस्टेड क्या लगेगा? दैट इज एफ डॉट डी एस। लेकिन यहाँ पे फोर्स जो है उसमें एक आई कॉम्पोनेंट और एक जे कॉम्पोनेंट है। इसका मतलब यू कैन यूज द रिलेशन एज एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई ओनली। इसका मतलब जेड में तो कोई फोर्स है नहीं, तो सीधा हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं द वर्क डन इज सपोज टू बी इक्वल टू वर्क डन अलोंग एक्स प्लस वर्क डन अलोंग वाई, क्योंकि जेड डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं। एंड सो दैट इज सपोज टू बी इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स दैट्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई। और चलो फिर वैल्यूज को पुट करते हैं। जो एफ एक्स है, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितनी है? 3x है, सो दैट इज 3x इंटू डी एक्स। एंड प्लस जो वाई डायरेक्शन में फोर्स है वो सिंपली 4 न्यूटन है, सो दैट इज 4 इंटू डी वाई। सो काफ़ी सूखा हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो आपको लिमिट्स डालनी पड़ेंगी। सो जो x की लिमिट है वो 2 से 3 चेंज हो रही है, सो x की लिमिट्स 2 to 3 प्लेस कर लेते हैं, और y की लिमिट जो है वो 3 से 0 चेंज हो रही है, सो दैट इज फ्रॉम 3 to 0। और z की लिमिट यूज ही नहीं हो पा रही क्योंकि z का फोर्स ही एब्सेंट है। एंड सो द वर्क डन इज सपोज टू बी इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा, x से dx इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, इसमें आप लिमिट्स लगाएंगे 2 से 3 तक। एंड प्लस 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन और dy y है, और इसमें लिमिट्स लगाएंगे 3 से 0 तक।
सो द ओवरऑल वर्क बिकम्स इक्वल टू 3/2 एक्स स्क्वायर में लिमिट्स डाल देते हैं, 3 स्क्वायर माइनस और 2 स्क्वायर, अपर लिमिट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर प्लस 4 into the limit change that is 0 minus of 3. Hence the value for the work becomes as equal to 3/2 into 9 minus of 4. 9 minus 4 कितना होता है? 5 होता है, and that's 4 into minus 3, that's minus of 12. That becomes 15/2. 15/2 is equal to 7.5 and minus of 12. So that becomes minus of 4.5 joule. और रीज़न क्योंकि यूनिट फोर्स की न्यूटन गिवन है और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर गिवन है. सो न्यूटन मीटर या जाउल जूल जो आप बोलना चाहें लिख सकते हैं. राइट. एंड इट्स अ नेगेटिव वर्क. नेगेटिव वर्क का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि स्पीड की वैल्यू कम हो जाएगी, इट इज गोइंग टू डिक्रीज, एंड देयरफॉर वी कैन आंसर दैट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू decrease. It is going to decrease because the work done is working out to be negative in this scenario. राइट. सो आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर वेरिएबल फोर्स है. देखते ही समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ी पहचान होने लगी है, मैंने करा दी आपकी पहचान कि फोर्स देखो कैसे है. वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, बिल्कुल क्लियर है दैट द फोर्स इज सपोज टू बी अ वेरिएबल फोर्स. कि उसके अंदर एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा जो कि इंटीग्रेशन से कूदी खा के बाहर आ जाएगा. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन, इसका मतलब 0 0 से स्टार्ट हो रहा है मामला. एंड द पार्टिकल इज टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पॉइंट a, 0 एंड देन पैरेलल टू द वाई एक्सिस टू द पॉइंट a, a. तो स्केच बना लेते हैं एक छोटा सा. तो स्केच इस प्रकार है कि जो पार्टिकल है वो पहले कहाँ पे था? इट वॉज एट द ऑरिजिन, से 0, 0 पे था. एंड देन फ्रॉम देयर इट इज टेकन टू द पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस a, 0. यहाँ पे लेकर आए पार्टिकल को. इट इज कैरिड अलोंग द एक्स एक्सिस टिल हेयर. सो ओ से ए मान लेते हैं, यहाँ तक आ गया पार्टिकल. और उसके बाद क्या करा है, उसको पैरेलल टू वाई एक्सिस शिफ्ट कराया और कहीं यहाँ पे शिफ्ट करा दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? a, a है, उस पॉइंट को हम b का नाम दे देते हैं. एंड दिस इज द वे द पार्टिकल हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम o टू b वाया a, है ना. जैसे कोई प्लेटफॉर्म हो कोई, या ऐसी फ्लाइट हो जैसे हम जा रहे हैं यहाँ से, लुधियाना से हमें जाना है कहाँ, काठमांडू जाना है, तो हम वाया दिल्ली होके जा रहे हैं. सीधी फ्लाइट भी तो हो सकती है, पर ये तो घूम के जा रही है, ये तो घूम के जा रही है. तो हम उसे रास्ते जाना पड़ेगा, पहले ओ से जाना पड़ेगा. कहाँ जाना पड़ेगा? ओ से ए जाना पड़ेगा. पहले लिखते हैं मुझे से, इट इज अ वर्क डन ओ ए बी शुड बी इक्वल टू वर्क डन अलोंग ओ ए प्लस वर्क डन अलोंग ए बी. ऐसे लिख सकते हैं. बड़ा मजेदार है ऐसे लिखना. इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क थ्योरम बोलते हैं. ब्रेक कर दिया हमने. और ध्यान से अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो क्या पता चलता है कि ओ ए एक्स के अलोंग है. तो भाई मेरे जो x के लॉन्ग अगर पाथ है तो फोर्स कौन सी लगेगी? x वाली लगेगी. x वाली फोर्स ही x पे वर्क कराएगी, y वाली थोड़ी करा सकती है. इसका मतलब ओ ए जो है, जो वर्क है, दैट इज बेसिकली द वर्क डन अलोंग द x एक्सिस, दैट बीन डन बाय द x डायरेक्शन फोर्सेस. एंड ऑन द सिमिलर नोट, दिस इज द वर्क डन अलोंग द y एक्सिस, दैट इज बाय द y डायरेक्शन फोर्सेस, दैट इज अलोंग द AB. तो पहले क्या करते हैं? x डायरेक्शन वाली फोर्स को देखते हैं. तो उसके अंदर देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन वाली फोर्स है कितनी. तो अगर आप इसको स्प्लिट करो ना एफ, तो दैट्स माइनस के वाई ऑफ आई कैप, एंड देन इट इज माइनस ऑफ के एक्स ऑफ जे कैप. तो ये जो पहली वाली टर्म है, ये क्या है? आपकी एक्स डायरेक्शन वाली फोर्स है, क्योंकि आई कैप के साथ में, क्या होगा? एफ एक्स. एक्स डायरेक्शन वाली फोर्स कितनी है? माइनस के वाई है. चलो इसको लेकर आते हैं. तो दैट्स माइनस ऑफ के वाई एंड इंटू डी एक्स. पूरा लिख ले पहले एक बार. अब बोलोगे सर स्टेप्स गायब हो गए, तो मैं पूरे स्टेप्स नहीं खाऊंगा, पूरे लिख लेता हूँ. दैट इज इंटीग्रल एफ एक्स इंटू डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रल एफ वाई इंटू डी वाई. करेक्ट है? वेरी गुड सर. सो वर्क डन अलोंग ओ ए बी शुड बी इक्वल टू, पहले एफ एक्स की वैल्यू डालते हैं, येलो से मार्क करी हुई है, एस माइनस ऑफ के वाई इंटू डी एक्स. ठीक है ना. अब सेकेंड वाला पार्ट बाद में करेंगे, वाई वाला. पहले एक्स वाले के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं. अभी जो एक्स वाला पाथ है बड़ा स्पेशल सा पाथ है. स्पेशल पाथ में क्या हो रहा है? वाई जो है, वाई पे ध्यान दे. किसमें? वाई पे, इस पाथ पे, ओ से ए पे वाई की वैल्यू पे ध्यान दे. वाई की वैल्यू पूरी लाइन पे 0 है. रिपीटिंग वंस अगेन, ओ से ए लाइन पे, ओ से ए वाली लाइन पे अगर आप वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेक करेंगे, पूरी लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है. इसका मतलब इस पूरी लाइन पे जो y कोऑर्डिनेट अगर 0 है, तो भाई फोर्स तो 0 है, क्योंकि फोर्स तो माइनस के वाई है, और y तो इस लाइन पे 0 है, क्योंकि वर्क तो इसी लाइन पे होना है x वाली का.
तो y 0, इसका मतलब फोर्स कितनी हो गई 0, तो वर्क डन कितना हो गया 0 आ गया है. रीजन द y over there is 0 on this line and therefore this work done comes out to be 0. टोटल वर्क डन नहीं, इस वाले पाथ पे जो वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है. और फिर क्वेश्चन कहता है अब उसको ए से बी ले चलो. हमने कहा चलो जी ए से बी चलते हैं. तो ए से बी में कौन सी फोर्स लगेगी एफ वाई. कौन सी एफ वाई, यहाँ पे क्या लग रही थी एफ एक्स. एफ एक्स कितनी थी माइनस ऑफ के वाई, और ये क्या एफ वाई दैट इज माइनस ऑफ के एक्स. उल्टा पुल्टा है थोड़ा. जे कैप का कोफिशिएंट कितना होगा माइनस के एक्स, तो वाई डायरेक्शन की फोर्स कितनी है माइनस ऑफ के एक्स. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं instead of fy that is minus of kx and minus of kx into dy. अब दिमाग लगाते हैं किसके ऊपर, दिमाग लगाते हैं कि जो y डायरेक्शन में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, किसकी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है. तो हमें पता चला, ये तो स्क्रीन ही गायब हो गई है, एक मिनट. जो y डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में इट विल कम सून, इट विल कम सून, इट इज देयर, इट इज देयर. दोबारा से दोबारा से दोबारा से दोबारा से इट इज देयर. अब क्या है कि जो y डायरेक्शन में x की वैल्यू कितनी है वो चेक करते हैं. ध्यान से चेक करना, y डायरेक्शन में x की वैल्यू कितनी है. तो y डायरेक्शन में x की वैल्यू कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट. देखो y डायरेक्शन में x की वैल्यू पहले a थी और बाद में भी a ही है, सो इट इज नॉट चेंजिंग. हेंस वी कैन राइट दिस एज माइनस ऑफ k. x की जगह क्या लिख सकते हैं दैट इज a. पूरी लाइन पे, कंप्लीट लाइन पे x की वैल्यू a के बराबर है, a से b वाली लाइन पे. एंड इनटू डी वाई. अब देखो ए तो कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो दैट इज माइनस के इंटू ए. के तो पहले से ही कांस्टेंट है, दैट्स इंटीग्रल ऑफ डी वाई. दैट्स माइनस के ए इंटीग्रल डी वाई क्या होगा वाई रह जाएगा, ओनली वाई. और अब वाई के लिमिट्स मजेदार तरीके से देख लो. वाई के लिमिट्स क्या है, किस लाइन पे देख रहे हो ए बी पे. ओ ए का तो वर्क डन 0 ही आ चुका था. ए बी पे जो वाई की लिमिट है पहले कितनी थी 0 थी, बाद में कितनी हो गई a के बराबर हो गई है. हेंस द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू a, सो द रिजल्ट इज कंप्लीटेड, दैट इज माइनस ऑफ k इनटू a. ये तो कांस्टेंट है बाहर है. y की लिमिट सब्स्टिट्यूट करो a माइनस 0, हेंस द आंसर बिकम्स माइनस k a स्क्वायर एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड इन शिफ्टिंग द पार्टिकल फ्रॉम द a टू द पॉइंट b. करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है सर. सो दैट्स द वर्क डन बाय द पार्टिकल. और हमें अब वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना आ चुका है, इंटीग्रेशन को यूज करना समझ में आ चुका है. आगे बढ़ते हैं एंड ब्रिंग अपॉन अ क्वेश्चन लाइक दिस. नाउ व्हाट इज दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं. द क्वेश्चन सेज अ बॉडी ऑफ द मास m वाज स्लोली होल्ड, मतलब मूव कराया उसको धीरे धीरे, अप द हिल एज शोन बाय अ फोर्स है, ध्यान से पढ़ना, which at each point was directed along the tangent to the trajectory. अब वो टेंजेंट बदल रहा है, देखो कर्वी लीनियर ऐसे कर्व सा बात है ना. तो टेंजेंट, ये टेंजेंट है, तो फोर्स कहां लग रही है अलोंग द टेंजेंट लग रही है हर मूवमेंट पे. इसका मतलब जब ये यहां पहुंचेगा ना ब्लॉक, तो फिर फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी. कहां पे लगेगी अलोंग द टेंजेंट लगेगी. ये है मामला. अच्छा जी, ओके, वेरी गुड. तो ये मामला है. तो अब क्या करें, अब ऐसा है कि किसी एक पोजीशन पे एंगल चेक कर लेते हैं. तो इस पोजीशन पे आप एंगल चेक कर लो. तो मान लो कि एंगल कितना है थीटा आ गया इस पर्टिकुलर पोजीशन पे. भी स्लोप का कोई ना कोई एंगल तो होगा कि इस पोजीशन पे ये वाला एंगल आ गया है कि नहीं, बिल्कुल है. और अब क्या होगा सर, इस समय इसके ऊपर फोर्सेस चेक ऑन करो. तो एक तो आएगी एम जी साइन थीटा इस इंस्टेंट पे, बाद में एंगल चेंज हो जाएगा. तो बाद में मान लो 5 हो गया एंगल, देखो यहाँ पे मान लो कि एंगल आपका चेंज हो गया 5 हो गया, बढ़ गया एंगल, तो फिर एम जी साइन 5 हो जाएगी. तो एक एंगल पे हम बना रहे हैं, एंगल वेरिएबल है, समझ में आ चुका है. तो ये फोर्स हो गई एम जी साइन ऑफ थीटा, करेक्ट है. हाँ जी सर. अच्छा, और फ्रिक्शन लगेगी सर. देखो टेंडेंसी ऑफ मोशन, ये एक्चुअल मोशन अपवर्ड है, अप द हिल है, तो फ्रिक्शन का लगेगी अपोज करने के लिए डाउन द हिल, सो इधर लगेगी. दैट्स अ फ्रिक्शन. कितनी होती है दैट इज म्यू इनटू एन. एन कैसे आएगा यहाँ पे, एन आएगा सर एज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. ऐसे लग रहा है न्यूटन लॉ के चैप्टर से वो भर ही नहीं पा रहे हम, वहीं पे अटके हुए हैं. ऐसा नहीं है, न्यूटन लॉ हर चैप्टर का हिस्सा होते हैं. तो जो बातें आपने सीखी हैं वो कनेक्टेड रहेंगी आगे के लेक्चर्स में भी. ये छूटने वाला है नहीं, आपके जीवन से जाने वाला है नहीं. और अब क्वेश्चन की जो बेहतरीन लैंग्वेज है वो ये कह रही है इट इज मूव्ड स्लोली. स्लोली का मतलब है इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है. सो डिकोड द लैंग्वेज, इट मींस एक्सेलरेशन इज सपोज टू बी इक्वल टू 0.
स्लोली होल्ड अप का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स बैलेंस होंगी। ऊपर फोर्स कितनी है, एफ जो अप्लाइड है, और नीचे कितनी है, दो फोर्सेस हैं, एक तो mg sin थीटा और दूसरी कितनी, म्यू इनटू एन। सो टेक्निकली इट शुड बी रिटन एफ माइनस mg sin थीटा minus of mu into 1, that is a net force, should be equal to mass into acceleration, but acceleration जीरो है। क्वेश्चन ने बोल दिया स्लोली होल्ड अप है, नहीं तो हमने क्या लिखना था, इक्वेशन ऑफ द मोशन के हिसाब से नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स अप द हिल है, एफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू इनटू एन। पर क्योंकि ये जीरो के बराबर है, इसका मतलब एफ शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा एंड प्लस म्यू इनटू एन शुड बी द वैल्यू फॉर द फोर्स। और एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा, तो एफ बिकम्स इक्वल टू एम जी साइन थीटा एंड प्लस म्यू इनटू एम जी कॉस थीटा, दैट बिकम्स अ वैल्यू फॉर द फोर्स नाउ। करेक्ट, वेरी गुड सर। अब क्या करें, अब वर्क निकालना है सर, क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुआ है। तो चलो वर्क निकालते हैं। वर्क कैसे निकालेंगे, द वर्क हैज टू बी कैलकुलेटेड वाया इंटीग्रेशन। रीजन, इसमें जो थीटा है वो आपका वेरिएबल है एंड देयरफॉर यू रिक्वायर इंटीग्रेशन। धीरे धीरे एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट पे देयर इज अ डिफरेंट एंगल। करेक्ट है, वेरी गुड सर। ओके, सो हाउ डू वी राइट अ वर्क डन, दैट इज सपोज टू बी इक्वल टू एफ इंटू डी एस, एंड एफ इंटू डी एस कॉस जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। सो इट इज इन दिस डायरेक्शन ds, तो एफ और ds के बीच का एंगल कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। एफ और ds के बीच का एंगल कितना है, जीरो है। वेरी गुड, सो दैट बिकम्स एज एफ इंटू डी एस कॉस जीरो। सो एफ की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, दैट इज एम जी साइन थीटा, है ना, सही लिख रहा है, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस। तो अगले स्टेप में स्प्लिट कर लेंगे, पहले तो पूरा का पूरा लिख लेते हैं और अगले स्टेप पे इसको स्प्लिट कर लेते हैं। सो एम जी बार है कि नहीं, एम जी बार, सो दैट इज डी एस साइन थीटा, क्या लिख दिया, डी एस साइन थीटा प्लस म्यू एम जी एंड दैट इज डी एस कॉस थीटा, ये आ गया। अब ये डी एस साइन थीटा और डी एस कॉस थीटा का मतलब क्या है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो डी एस कहाँ पर है, इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, ये क्या है, डी एस का डायरेक्शन है, करेक्ट, ये डी एस का डायरेक्शन है। तो अगर ये डी एस का डायरेक्शन हुआ, मान लो ये डी एस का डायरेक्शन है, तो ये क्या होगा, दैट इज ए डी वाई, और ये क्या होगा, दैट इज ए डी एक्स। और ये एंगल क्या है, लेट्स से थीटा, है ना, वेरी कर रहा है ना, तो इंस्टेंट पे एंगल कितना है, थीटा, राइट। सो अलग से भी बना के दिखा देता हूँ, इसका मतलब ये क्या हो गया, ds हो गया, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये साइड कितनी है, dy, और ये साइड कितनी है, dx। इसका मतलब ds cos थीटा लोगे तो वो dx के बराबर आ रहा है, और अगर आप ds sin थीटा लोगे तो वो आपका dy के बराबर आ रहा है। sin थीटा से क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, cos थीटा से क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो द ds sin थीटा ओवर हियर will be equivalent to as ds sin theta की जगह dy and plus mu into mg, that is ds cos theta, ds cos theta की जगह कितना आ रहा है, dx, so into dx। so very good question, very nice question। so the work done becomes equal to mg into integral dy, इंटीग्रल dy कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, एंड प्लस म्यू इंटू एम जी, इंटीग्रल dx कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। लिमिट्स डालनी है, y की लिमिट कितनी है, पहले यहां था, कहां था, यहां था 0,0 पे, अब कहां पहुंच गया, l,h पे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, l गिवन है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज l, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, h। इसका मतलब y की लिमिट कैसे चेंज हुई, 0 से h, और x की लिमिट कैसे चेंज हुई, 0 से l। x कितना l, y कितना h। सो हेंस द वर्क डन बिकम्स mg इंटू h, y की लिमिट सब्सटीट्यूट करके, एंड प्लस म्यू mg इंटू l, x की लिमिट सब्सटीट्यूट करके। दैट्स एक्सप्रेशन फॉर द वर्क परफॉर्म्ड इन दिस प्रोसीजर। क्लियर है जी, दैट वाज अ वर्क परफॉर्म्ड बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स इसलिए क्योंकि एंगल वाज वेयरिंग थ्रू आउट द मोशन। व्हाट अ गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। इस लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए, दैट इज फॉर द वेरिएबल फोर्स बिहेवियर, हम बढ़ते हैं एक और किस्म की फोर्स के पास, जो कि हम जीवन में बहुत बार देखते हैं। कौन सी वाली, अरे वही वाली, ये वाली क्या है, ये क्या है मेरे हाथ में, इस स्प्रिंग। सो द स्प्रिंग फोर्स, जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो भी ये फोर्स आएगी, और जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो भी ये फोर्स आएगी। ये फोर्स क्या होती है, दैट इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इन द स्प्रिंग। व्हाट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जब आप अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हैं, दोबारा से जब आप अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो अपने शेप को रीगेन कर लेता है, अपने फॉर्म को, अपने साइज को
रीगेन कर लेता है। इस बिहेवियर को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। करेक्ट है जी, वेरी करेक्ट है जी। सो द स्टील इज हाईली इलास्टिक, राइट, द स्टील इज हाईली इलास्टिक। सो यूजुअली जो स्प्रिंग्स होती हैं वो स्टील से बनाई जाती हैं। तो इसका मतलब वो अपनी शेप को रीगेन करेगा, तब आप उसको खींचेंगे बाहर की तरफ, एक्सपैंड करेंगे, जब छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी शेप में आ गया। कैसे आ गया? फोर्स लगी होगी ना अंदर की तरफ, आपने बाहर खींचा, रीगेन तो अंदर की तरफ हुआ। इसका मतलब जो फोर्स लग रही होगी आपकी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट लग रही होगी। और अगर आप उसको दबा रहे होंगे, आप उसको कंप्रेस कर रहे होंगे, फिर आप उसको छोड़ देंगे तो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। कैसे? इसका मतलब जहां आप अप्लाई कर रहे होंगे फोर्स को, जो अंदरूनी फोर्स होगी, इंटरनल फोर्स, वो कहां लग रही होगी? ऑपोजिट लग रही होगी। तो स्प्रिंग फोर्स कैसे लगती है? इट एक्ट्स ऑपोजिट टू अंडरलाइन डिस्प्लेसमेंट। देखो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? इसको एंड को फिक्स करते हैं, इसको खींचते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? इस एंड को फिक्स रखते हैं, ये वाला जो मैंने पकड़ा हुआ है इस हाथ से, इसको खींचते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? टुवर्ड्स द राइट। तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगी? टुवर्ड्स द लेफ्ट। देखो छोड़ो, आ गई टुवर्ड्स द लेफ्ट आ गई। अरे ये तो ऐसे हिल गया, ऐसे खींचा, ये वापस आ गई। इसका मतलब फोर्स कहां पे लगेगी? टुवर्ड्स द लेफ्ट। जब मैंने इसको डिस्प्लेस कहां पे करा? टुवर्ड्स द राइट। और अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा इसको, फिर इसको छोड़ूंगा, और तो फोर्स कहां पे लगेगी? टुवर्ड्स द राइट। इट ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। दोबारा से, the spring force always acts opposite to displacement. और spring force आती किस वजह से है? Because of the elasticity, and hence it is known as an elastic force. क्या बोलेंगे इसको? An elastic force. So the force appears inside the spring because of the stretch or the compression produced inside it. And how do we write it? The force is supposed to be directly proportional to the displacement. और क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करना पड़ेगा, तो अब क्या करेंगे? एक इलास्टिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे एज ए के। व्हाट इज ए के? इज एन इलास्टिक कांस्टेंट। कई दफा उसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, और वो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी या उसकी स्टिफनेस को एक्सप्लेन करता है। जितना ज्यादा स्टिफ होगा उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। क्या बोला मैंने? रिस्टोरिंग फोर्स। व्हाट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स? Which tries to bring it back into its original form. और इस वजह से, क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो हम क्या लगाते हैं? माइनस साइन। सो व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन इन दिस एक्सप्रेशन? That this is supposed to be a restoring force, and what does a restoring force means? It acts opposite to the displacement in this condition, right? So the spring force acts always, क्या बोला मैंने? Always opposite to the displacement. अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे दो होते हैं, या तो कंप्रेशन या तो एक्सपेंशन। सो आइदर द स्प्रिंग इज गेटिंग एक्सपैंडेड, दैट मींस देयर इज एन एक्सपेंशन, और देयर इज सपोज टू बी द कंप्रेशन। दोनों आइडिया को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। एंड द फोर्स इन द साइड द स्प्रिंग is going to act always opposite to the expansion or the compression. In a single word, opposite to displacement. लिखेंगे कैसे? माइनस साइन से। माइनस साइन shows restoring nature of the spring. K की वैल्यू हायर मतलब स्टिफनेस ज्यादा है, स्प्रिंग वधिया है, इसका मतलब उसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? ज्यादा है, राइट? एंड x is a displacement in the expression. That's a spring force acting opposite to displacement. Excellent. This idea basically comes from the Hooke's law of elasticity. Comes from the Hooke's law of elasticity. Of course अब elasticity के चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, राइट? सो इस इक्वेशन को हम, क्योंकि इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट यूज होता है, स्प्रिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। एंड आइडिया इज वेरी सिंपल। अगर आप इसको आगे डिस्प्लेस करेंगे, ब्लॉक को आगे की तरह, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, दैट विल बी एन अप्लाइड फोर्स। ये क्या है? अप्लाइड फोर्स और एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब स्प्रिंग क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। एज अ स्प्रिंग एक्सपैंड, सो देयर विल बी अ फोर्स डेवलपिंग इनसाइड इट, और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज सपोज टू बी द स्प्रिंग फोर्स। इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम इसको राइट साइड पे डिस्प्लेस कर रहे हैं। कितना? x। सो द स्प्रिंग एक्सपैंड्स बाय x। अगर आप उसको 2x से डिस्प्लेस करेंगे, स्प्रिंग विल एक्सपैंड बाय 2x, और उस प्रकार अंदरूनी फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह तो नहीं है, बिल्कुल उस तरीके से है कि क्या करती है? अपने सामने वाले के आकार को देख के अपनी वैल्यू को सेट इन करती है। इफ यू हैव अ हायर डिस्प्लेसमेंट, द स्प्रिंग फोर्स मैग्नीट्यूड विल बी हायर। इफ देयर इज अ लेसर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोशिश कम है उसको डिफॉर्म करने की, खराब करने की,
तो अंदर स्प्रिंग फोर्स भी कम जनरेट होगी, कोशिश ज्यादा है उसको खराब करने की, तो अंदर की स्प्रिंग फोर्स भी ज्यादा डेवलप होगी, इन प्रोपोर्शन विद द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एक्सपेंशन और कंप्रेशन, बट इट ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ कंप्रेशन और एक्सपेंशन, एंड इट्स अ वेरिएबल फोर्स, क्योंकि एक्स को देख के ये फोर्स लग रही है. सो द पॉइंट इज अंडरस्टूड नाउ that a spring force is supposed to be equal to minus of kx. Minus sign shows whatever I have told you, and it's a variable force. It keeps on changing as the spring is in the process of expansion or in the process of the compression. स्प्रिंग के स्टेजेस होती हैं. स्टेजेस का मतलब है इट कैन बी इन रिलैक्स स्टेट ऑल्सो. रिलैक्स स्टेट का मतलब क्या है? दैट इज अनडिस्टर्ब्ड लेंथ. अनडिस्टर्ब्ड लेंथ का मतलब होता है उसकी ओरिजिनल लेंथ. So let's say this is a spring and this is his L naught. L naught is what is unstretched length or the natural length. And then what you did कि आपने यहाँ पे ब्लॉक लगाए, डायरेक्टली फोर्स अप्लाई कर दी इस तरीके से. उससे क्या हुआ? स्प्रिंग के अंदर एक्सपांशन जनरेट होगी. द स्प्रिंग गॉट एक्सपांडेड बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, एंड विजिबली यू सॉ कि इसके अंदर ये एक्स डिस्प्लेसमेंट आ गई because of the applied force, and therefore the spring force comes into play in the opposite direction of the displacement, because it was displaced towards the right, and therefore the spring force comes towards the left, and the magnitude of this, that is supposed to be equal to k into x. Minus sign is once again telling that it is getting developed in the opposite direction of the displacement. It always opposes the displacement. Correct है? So it tries to restore, वापस लेकर आना चाहती है. एंड इफ यू बाय चांस कंप्रेस इट, आपने क्या करा? आपने इसको कंप्रेस करा तो भी बिहेवियर सेम आएगा. इसका मतलब ये इसकी अनस्ट्रेच पोजीशन थी और आपने फोर्स लगा के इसको क्या करिए? कंप्रेस करिए. हाउ वुड यू हैव अप्लाइड द फोर्स लाइक दिस इन ऑर्डर टू कंप्रेस इट? सो इट इज अ केस ऑफ द कंप्रेशन. ये केस किसका है? एक्सपांशन का ना, ये इसका है नेचुरल लेंथ का. इट्स अ नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एंड देन दिस इज अ केस ऑफ द एक्सपांशन. And now is the case of the compression. It's the case of compression. Now what happens? Oh, there is a displacement of the block in this direction by x. So the spring force, it develops in this direction, that is in the opposite direction of the applied force or in the opposite direction of the displacement. And that's the spring force. Value is the same, that is still kx, and still minus opposing the displacement. So the idea of the expansion and compression is basically same. Either it expands or compresses by the amount x, पर spring force तो उसी के opposite लगेगी. अगर आप expand करें towards the right तो spring force left को लग गई. अगर आप compress करें towards the left तो spring force right को लग गई. It always acts opposite to expansion or compression. Single word, displacement. आगे बढ़ते हैं, and इसमें work होता है. देखो, अगर आपको ब्लॉक को आगे लेके जाना तो भी आपको वर्क करना पड़ेगा, और जो अंदरूनी फोर्स है वो भी तो साइमल्टेनियस वर्क कर रही है. समझ नहीं आया? मैं बताता हूँ. मैं आई विल एक्सप्लेन टू यू द लैंग्वेज. इट सेज अ स्लो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. क्या बोल रहे हैं हम? स्लो एक्सपेंशन और द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. अब स्लो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? कि धीरे धीरे काम करना. धीरे धीरे काम करने का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मोशन नहीं होता है ज्यादातर. जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन को पता नहीं चलता है, क्योंकि द फ्रिक्शन इज बेसिकली एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन. तो क्या होगा? जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं आएगी, तो एनर्जी के लॉसेस नहीं होते. और इस वजह से ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये लैंग्वेज दिखेगी, दैट इज द स्लो एक्सपेंशन और द स्लो कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. ये थर्मोडायनेमिक्स में भी ये लैंग्वेज आएगी, और वहां पे इस पर्टिकुलर बिहेवियर को हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस इन द आर्टिकल ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. तब की बातें तब करेंगे, और तब भी मतलब यही होगा वहां पे कि इसमें कोई हीट डेवलप नहीं होगी. इसका मतलब इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. क्या होगा? टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लगेगी तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. तो उस आइडिया को हम बोलते हैं स्लो एक्सपेंशन और द स्लो कंप्रेशन. अब आपने क्या करा? स्लो करा. अभी तो एक क्वेश्चन करा हमने कि हम इंक्लाइन प्लेन पे वो अजीब से रूट पे उसको लेके जा रहे थे. वी वर स्लोली हॉलिंग इट अप. स्लोली हॉलिंग इट अप. इसका मतलब जितनी ऊपर फोर्स थी उतनी नीचे फोर्स थी. सेम आइडिया, द सेम आइडिया माय डियर. व्हाट इज हैपनिंग कि आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. देखो, ये इसकी नेचुरल लेंथ है. ये क्या है? नेचुरल लेंथ है. यहाँ पे x कितना है? 0 है. तो वहां पे स्प्रिंग फोर्स कितनी है? 0 है. अब आपने क्या करा? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी टुवर्ड्स द राइट. दिस इज द फोर्स वी हैव अप्लाइड, और इसकी वजह से इसके अंदर
कुछ एक्सपांशन आ गई है, कितनी आ गई है, x आ गई, मतलब ये x आगे डिस्प्लेस हो रहा है, प्रोसेस में आ गया ऑफ गेटिंग डिस्प्लेस, राइट। तो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगी। तो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग फोर्स, कितनी आएगी। सो द ब्लॉक गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय x, क्या हो रहा है, इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय x, करेक्ट है। तो क्या हो रहा है इस सिनेरियो में, जो कि हमें इस क्वेश्चन के डायग्राम से मिल रहा है, द स्प्रिंग एक्सपैंड्स बाय x, राइट। स्प्रिंग के अंदर एक्सपेंशन कितनी होगी, x होगी, एंड देयरफॉर द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इनटू x। नाउ assume there is a further extension of dx, क्या है, फर्दर एक्सटेंशन ऑफ dx। अब इसको आप और dx आगे लेके जाना चाहते हो, तो इस समय पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, माइनस kx, वेरिएबल है ना। अब dx आगे लेके जाओगे तो फोर्स कितनी है, माइनस kx, कहाँ लग रही है, पीछे। So only with the work done equal to, the work done is supposed to be equal to force की वैल्यू कितनी है, kx into dx, पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ऑपोजिट है तो आपको पता है कि माइनस साइन यूज होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, कल के लेक्चर में विस्तार से पढ़ा है कि अगर पार्टिकल आगे जा रहा है और फोर्स उसी डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर पार्टिकल आगे जा रहा है लेकिन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कितना सूखा है, पार्टिकल डिस्प्लेस आगे हो रहा है पर फोर्स पीछे लग रही है, तो एंगल कितना आएगा, 180 आएगा, वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो दैट्स माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। सो माइनस तो बाहर आ गया, के भी बाहर आ गया, दैट्स इंटीग्रल एक्स इंटू डी एक्स। और एक्स से डी एक्स का इंटीग्रेशन बहुत सौखा होता है, दैट्स इक्वल टू वर्क डन बिकम्स इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। अब लिमिट्स लगा सकते हैं, जीरो से एक्स नॉट, मतलब धीरे धीरे आपने उसको एक्सपैंड करा, पहले उसकी एक्सपेंशन जीरो थी, धीरे धीरे करते करते आपने उसको एक्सपैंड करा कहाँ तक, एक्स नॉट तक, एंड देयरफॉर द वर्क डन कम्स आउट टू बी माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू। हैरत अंगेज होने की जरूरत नहीं है कि वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, आना ही है। रीजन बिकॉज द फोर्स वाज एक्टिंग ऑलवेज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज एन आर्टिकल ऑफ द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, एंड द सेम आर्टिकल विल बी फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन। रीजन बहुत सिंपल है कि जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तो फोर्स किधर लगाएंगे, इस डायरेक्शन में लगाएंगे, इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे कंप्रेस करने के लिए। तो स्प्रिंग फोर्स कहां पर आएगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर आ जाएगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग फोर्स, ऑपोज करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट है, कितनी एक्स, और फोर्स कहां पर आ रही है, स्प्रिंग फोर्स टुवर्ड्स द राइट। तो मामला तो सेम हो गया, मामला बिल्कुल सेम हो गया कि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना, 180 है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, सारी डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम रहेगी। सो आइदर इट इज एक्सपैंडेड फ्रॉम 0 to x नॉट or it is compressed from 0 to x naught, it does not make any difference in the quantity of the work, even in the sign of the work is the same effort। खींचने में भी उतनी एफर्ट लग रही है और कंप्रेस करने में भी उतनी एफर्ट लग रही है। सो द वर्क डन इन द एक्सपेंशन and the work done in the compression is same, and the value for both of them is supposed to be equal to minus k x naught square by 2। You might get a question like this कि पहले से expansion है और बाद में और expansion हो गई, so that also can be done by changing in the limits, है ना। अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें, that is equal to minus of k into x square by 2, और ये लिख दें x initial to x final। हो सकता है ना कि क्वेश्चन ऐसा, अभी तो क्या बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन या कंप्रेशन 0 से x नॉट है, मतलब पहले नहीं थी और बाद में 5 सेंटीमीटर हो गई, मान लो ये 5 मिलीमीटर हो गई। अब वो कह रहा है कि पहले से ना 2 मिलीमीटर थी, अब आपकी 5 मिलीमीटर हो गई। तो इनिशियल जीरो नहीं है, इनिशियल कितना, एक्स इनिशियल, इनिशियली भी एक्सपैंडेड है, फाइनली भी एक्सपैंडेड है, धीरे धीरे। सो इन दैट कंडीशन आपने बस लिमिट्स की वैल्यू को प्रॉपरली प्लेसअप कर देना और आपका रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज माइनस के अपॉन 2 इंटू एक्स फाइनल स्क्वायर and minus of x initial square will be your expression for the work done either in the expansion either in the compression, does not make any difference. Then there is a third scenario, this is very cool to understand, it's a very cool thing to understand। देखो होता क्या है, जब आप स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे, खींच रहे हो इसको, एक्सपैंड हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, फिर आप इसको छोड़ोगे धीरे धीरे, तो क्या होगा, ये रिलैक्स होगी, कंप्रेस नहीं होगी। एक्सपैंड से पहले क्या होगी, रिलैक्स होगी, नेचुरल लेंथ पर आएगी। जब खींच रहे हैं तो क्या होगी, एक्सपेंशन। तो धीरे 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 वापस लेकर आ रहे हैं तो क्या हो रही है, रिलैक्सेशन, फिर आगे कंप्रेस होगी। पहले एक्सपैंड, फिर रिलैक्स, फिर कंप्रेस, फिर रिलैक्स, फिर एक्सपैंड, फिर रिलैक्स, फिर कंप्रेशन, फिर रिलैक्स, फिर एक्सपैंड,
समझ में आ रही है? एक्सपेंशन के बाद सीधा कंप्रेशन नहीं आती है। नेचुरल लेंथ पे था ना, मान लो 5 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ थी, ठीक, और आपने उसको एक्सपैंड कर दिया, उसकी लेंथ कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, तो एक्सपेंशन कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब वो वापस ला रहे हो आप उसको, धीरे धीरे वापस लेकर आ रहे हो, वापस लेकर आ रहे हो, तो क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। 7 सेंटीमीटर से अब उसकी लेंथ 6 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, तो 5 पे क्या हो जाएगी, नेचुरल लेंथ आ जाएगी। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो एक साइकिल में है ना, पूरी साइकिल में पहले वो एक्सपैंड करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, फिर कंप्रेस करेगा, फिर रिलैक्स करेगा। तो इसका मतलब रिलैक्सेशन की स्टेज 2 बार आती है। एक बार एक्सपेंशन आती है साइकिल में, फिर कम रिलैक्सेशन, फिर कंप्रेशन, फिर रिलैक्सेशन। बहुत इजी है। सो व्हाट इज द वर्क डन इन रिलैक्सेशन? तो अगर वर्क डन इन रिलैक्सेशन देखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जब वो रिलैक्स हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, रिलैक्स हो रहा होगा, मतलब वो जो अपनी मीन पोजीशन पे था, ये उसकी मीन पोजीशन है मान लो, है ना, ये उसकी मीन पोजीशन है, ये उसकी नेचुरल लेंथ थी जहां पे वो एक्सपांडेड नहीं था। फिर आपने उसको क्या करा, एक्सपांड कर दिया, और एक्सपांड करके आप उसको एक्स नॉट पे ले गए, यहाँ पे ले गए। इसका मतलब उसकी न्यू लेंथ जो है वो कितनी हो चुकी है, एल प्लस एक्स नॉट। इसके अंदर से एक्स नॉट उसकी क्या है, एक्सपांशन आ रही है, करेक्ट है। अब इस स्टेज से आप उसको वापस लेकर आ रहे हैं, अपने आप नहीं, छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे लेकर आना है। छोड़ेंगे तो ऐसे और चोट ना लग जाए, है ना। धीरे धीरे एक्सपेंशन को धीरे 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 वापस लेके आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें फोर्स लगेगी। स्लोली हॉलिंग अप का मतलब क्या होता है कि नेट एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहां पर भी स्लो एक्सपांशन और स्लो कंप्रेशन का मतलब क्या है कि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब जितनी अप्लाइड फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी उतनी ही है। So the meaning of the slow expansion or compression is that the applied force, which is an external force, is in the magnitude equal to the spring force. समझ आ रही है? जितनी एक्सटर्नल फोर्स है उतनी ही स्प्रिंग फोर्स है, ताकि नेट फोर्स कितनी है, जीरो है। इसको हम बोलेंगे स्लो एक्सपांशन और कंप्रेशन, मतलब एक्सेलरेशन कितनी आएगी, जीरो आएगी। अब अप्लाइड फोर्स आ गया, तो अप्लाइड फोर्स का वर्क अगर देखते हैं एक्सपांशन में, तो पॉजिटिव आएगा। अप्लाइड फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स का नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि एक्सपांशन आगे, स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रही है, पर अप्लाइड फोर्स तो आगे लगी है ना। तो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हम उसको नहीं लिख रहे हैं, रीजन क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। फाइन, ओके। सो अब क्या हो रहा है कि हम इसको क्या करें, रिलैक्सेशन पे लेकर आ रहे हैं। तो आप इसको वापस लेकर आ रहे हैं रिलैक्सेशन पे। सो इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड इनटू दिस पोजीशन। पर ये रिलैक्स हो रही है, लेकिन है तो अभी भी एक्सपैंडेड। इट इज स्टिल इन द एक्सपैंडेड स्टेट। ये अभी भी एक्सपैंडेड स्टेट में, कंप्रेस नहीं हुई है। अभी भी इसकी लेंथ क्या है, दैट इज मोर। ये क्या है, अभी एल प्लस एक्स है। इसका मतलब अभी एक्सपेंशन कितनी है, एक्स है। तो इस समय स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी, माइनस ऑफ के एक्स। किधर लग रही होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि अभी भी तो एक्सपैंडेड स्टेट में, एक्सपैंडेड स्टेट में तो इधर ही लगेगी फोर्स, वापस ही लेकर आएगी उसको। तो ये भी इधर है, और डिस्प्लेस भी किधर हो रहा है, इसी डायरेक्शन में। वापस लेकर आ रहे हैं ना उसको, है ना, क्या कर रहे हैं उसको, ये एक्सपैंडेड था, वापस लेकर आ रहे हैं। तो स्प्रिंग फोर्स भी अंदर की तरफ है, और आप इसको लेकर भी अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अभी क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर आप वर्क डन चेक करेंगे, क्या करेंगे, वर्क डन चेक करेंगे। सो द वर्क डन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन विल बी इक्वल टू के एक्स इंटू डी एक्स। माइनस नहीं आएगा आप, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस रिजल्ट विल कम आउट टू बी के इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर अपॉन टू एज अ वर्क डन ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन। क्लियर है जी, अंडरस्टूड है, राइट। कितना रिलैक्स किया, एक्स नॉट। कितना रिलैक्स किया, एक्स नॉट। सो हेंस इट बिकम्स के एक्स नॉट स्क्वायर बाय टू, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आपने क्या सीखा, वर्क डन एक्सपेंशन और कंप्रेशन में सेम आता है, और दोनों में नेगेटिव आता है। इस नेगेटिव, क्योंकि फोर्स ऑफ स्प्रिंग ऑलवेज ऑपोजिट है एक्सपेंशन और कंप्रेशन। लेकिन जब रिलैक्सेशन की बारी आएगी, तो रिलैक्सेशन में जो वर्क डन है दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव के एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन टू। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे एक्सपांशन और कंप्रेशन पूछेगा, पर जब हम अच्छे सवाल बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, सो ये फीचर भी यूज होगा रिलैक्सेशन का। बुक्स में आपको मोस्टली क्या मिलेगा, एक्सपांशन एंड कंप्रेशन, ज्यादातर एक्सपांशन मिलेगा। तो ध्यान रखें, जो मैंने आपको समझाया, तीनों चीज समझाई, एक्सपांशन, कंप्रेशन, रिलैक्सेशन। एक जगह मिलना मुश्किल होता है बुक्स में, पर आई हैव एक्सप्लेन टू यू एक्सपांशन, कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन तीनों। एक्सपांशन और कंप्रेशन का वर्क सेम रहता है। आगे बढ़ते हैं, और
ग्राफिकल मेथड से इस आइडिया को चेक कर लेते हैं। तो बहुत आसान सा आइडिया है। देखो हमने क्या करा है, इसको एक ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप f इक्वल टू के एक्स का ग्राफ बनाओगे, f इक्वल टू के एक्स का ग्राफ बनाओगे, तो x तो एक्सपेंशन है, k क्या है, स्टिफनेस कांस्टेंट, f क्या है, अभी सोचने वाली बात है कि f क्या है। तो f यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स नहीं है। अगर स्प्रिंग फोर्स होती है ना, तो फिर वो क्या लिखा होता, माइनस ऑफ के एक्स, क्योंकि हमेशा माइनस आती है, इट एक्ट्स ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। एंड देयरफॉर द फोर्स दिस जिसमें प्लस लिखा हुआ है वो क्या होगी, अप्लाइड फोर्स होगी। उसका ग्राफ क्या बनेगा, ये बना हुआ है, ये बना हुआ ग्राफ है। कहां पे बना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है। लेकिन अगर आपका ग्राफ स्प्रिंग फोर्स का पूछा जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप नहीं बनाएंगे। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, रीजन बिकॉज इट इज माइनस ऑफ के एक्स। माइनस ऑफ के एक्स मतलब एक्स जीरो होगा तो स्प्रिंग फोर्स जीरो होगी, बिल्कुल सही है। देखो जब खींचोगे ही नहीं, जब एक्स जीरो होगा तो स्प्रिंग फोर्स भी तो जीरो होगी। फिर आपने खींचा, फोर्स आई पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स इज नेगेटिव और द ग्राफ इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। That is a graph for the spring force versus x. So now it is for the spring force versus x. And now we come to the previous lecture, जहां पे हमने सीखा था that the work done is equivalent to area under fx graph. So that's your fx graph. और इसका एरिया देखना है कहां तक, जहां तक एक्सपेंशन हुई, कहां तक हुई, x नॉट तक। पहले कितनी थी, जीरो, कितनी होगी, x नॉट। पहले फोर्स कितनी थी, जीरो, मतलब जहां पे x जीरो था वहां पे फोर्स भी कितनी थी, जीरो। लेकिन जब फोर्स x नॉट हो गई तो स्प्रिंग फोर्स कितनी हो जाएगी, दैट बिकम्स माइनस ऑफ के इंटू एक्स नॉट। इस फॉर्मूले के आधार पर x जीरो होगा तो द स्प्रिंग फोर्स बिकम्स इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू अगर x नॉट होगी तो स्प्रिंग फोर्स कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ के इंटू एक्स नॉट। धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करती है, के तो कांस्टेंट है पर x बढ़ेगा, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, सामने वाले को देख के अपने आकार को बदलती है, बढ़ाती है। अब क्या करना है, एरिया अंडर द ग्राफ ले लो। एरिया अंडर द ग्राफ मतलब ये वाला एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, और उससे आपका वर्क बिना इंटीग्रेशन के कैलकुलेट हो जाएगा। एंड दैट्स नोन एज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वर्क performed by the spring during the expansion or compression state. So what will be the work done equal to? The work done is supposed to be equal to the area under the fx graph. इस ग्राफ के अंदर का एरिया आप कैलकुलेट करो और क्वेश्चन डन हो जाएगा। सो एरिया कैसे आ रहा है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो वो कैसे बनेगा, दैट इज इक्वल टू द हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड व्हाट इज द बेस ओवर देयर, उसकी वैल्यू लिख लो। आप इसको ओ लिख लो, इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो। सो बेस कितना हो गया, ओ ए, और हाइट कितनी होगी, ए बी। एंड ये थोड़ा लेंदी बनाने के लिए बना, एक लाइन में ही क्वेश्चन खत्म है, एक लाइन में ही खत्म है। दैट इज हाफ इंटू जो बेस है वो कितना है, एक्स नॉट है, दिस इज सपोज टू बी इक्वल टू एक्स नॉट, और जो हाइट है ए बी वो कितनी है, दैट इज माइनस ऑफ के एक्स नॉट। कितना है, माइनस ऑफ के एक्स नॉट। एंड आई थिंक द आंसर इज डन, दैट बिकम्स माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू। इंटीग्रेशन से भी आपका सेम रिजल्ट आया था, ये और ज़्यादा सूखा हो गया बाय द ग्राफिकल मेथड। सो द क्वेश्चन मे डिमांड यू एनीथिंग बाय द कैलकुलस मेथड और बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफ्स हमेशा ईजी होते हैं, बस इंटरप्रेट करने का तरीका आना चाहिए। लास्ट लेक्चर में विस्तार से समझाया था, क्वेश्चन भी कराए थे, न्यूमेरिकल भी कराए थे, दैट एरिया अंडर द force displacement graph always generates a value for the work, and work can be positive and negative. तो अगर ये ग्राफ ऊपर बना होता है, जैसे ऊपर की तरह बना हुआ है, देखो यहाँ पे ये ग्राफ जो बना हुआ है, अगर इसका वर्क निकालते, जो ऊपर वाला हमने बनाया हुआ है, तो इसका वर्क आप निकालते तो पॉजिटिव आएगा। रीजन बिकॉज इट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्स पॉजिटिव है, अप्लाइड फोर्स कितनी है, पॉजिटिव है, एंड बिकॉज ऑफ विच द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। तो बहुत सूखा हो गया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना हुआ है तो इसका मतलब वर्क डन आएगा एरिया से पर पॉजिटिव आएगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बना हुआ है तो वर्क डन आएगा पर नेगेटिव आएगा। इजी बात, इजी बात हो चुकी है, राइट। चलो मतलब डायग्राम्स के हिसाब से बता रहा हूँ, जो अभी वाले डायग्राम है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी डायग्राम हो, थर्ड में भी हो, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। एंड देन द डिस्प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा कि इनिशियल कहाँ पे था, फाइनल कहाँ पे था, ये भी चेक करना पड़ता है। इसमें इनिशियल यहाँ पर है ओ पे और फाइनली ए पर है, इस वजह से ऊपर वाला वर्क डन पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। इस सिनेरियो में एनीथिंग कैन चेंज। रीजन फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल देखा जाता है। अब पता नहीं ना इनिशियल कौन सा है, फाइनल कौन सा है। अभी पता है जीरो से एक्स नॉट है क्योंकि एक्सपैंड कर रहे थे। सो दिस इज फॉर एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन ओवर देयर, and the question says that a particle moves under the effect of the force F equal to cx
फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x1 कैलकुलेट अ वर्क परफॉर्म। सो आप दो तरीके से कर सकते हैं, यू कैन डू इट बाय इंटीग्रेशन और यू कैन डू इट बाय द ग्राफिकल मेथड। मैं इंटीग्रेशन से कर लेता हूँ, सूखा है, कौन बार बार ग्राफ बनाता रहेगा। अनटिल अनलेस स्प्रिंग फोर्स है, स्पेशल फोर्स है, तो उसका हम बना सकते हैं, पर ये तो सिंपल इंटीग्रेशन से हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेशन से करना, बिकॉज इट्स अ वेरिएबल फोर्स, एक्स क्या है इसके अंदर, वेरिएबल है। सो इट्स अ वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। एंड हाउ डू वी राइट अ वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, दैट इज इंटीग्रल एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। और उसी पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में ही वो आगे मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच का डायरेक्शन जीरो होगा, फोर्स की वजह से ही वो मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो द एंगल इज सपोज टू बी जीरो। और मैंने एफ इंटू डी एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि फोर्स एक्स में है, तो वर्क डन सिर्फ कौन सा लेना है, एक्स वाला लेना है, वाई में तो फोर्स ही नहीं है, तो वाई में तो वर्क डन हो गया नहीं, जेड का तो सवाल ही नहीं है। सो इट्स अ 1D क्वेश्चन, 1D में फोर्स कहाँ लग रही है, एक्स पे लग रही है, पर वेरिएबल है इसलिए इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। सो एफ की वैल्यू प्लेस कर दो, दैट बिकम सी इंटू एक्स इंटू डी एक्स, उसमें सी बाहर आ जाएगा, एक्स से डी एक्स इंटीग्रेशन है, एंड एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इज अ सिंपल नॉट फॉर अस, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय टू, इसमें लिमिट्स भी डालनी है आपको, 0 टू x1। And so the question stands completed. The work done becomes equal to C into x1 square upon 2 is the value for the work completed as a question. Let's say the question tries to check us कि हमें इंटीग्रेशन आती है कि नहीं, बेसिकली क्योंकि आइडिया तो समझ में आ चुका है कि जब भी फोर्स वेरिएबल होगी तो आपको इंटीग्रल फॉर्मेट को यूज करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स इज गिवन एज ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है कि फोर्स दोबारा से सिर्फ एक्स में है, तो वर्क डन भी सिर्फ एक्स का ही देखना पड़ेगा, दैट मीन्स इट इज सपोज टू बी एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स इनटू डी एक्स। अब पूरी की पूरी फोर्स ही एक्स पे लगी हुई है, दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड इनटू डी एक्स। अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, that's a integral x into dx and the second term is b integral x square into dx। जहाँ तक बात आ जाती है कि लिमिट्स क्या है, तो बहुत क्वेश्चंस में 99% क्वेश्चंस में लिमिट्स आराम से गिवन होती है, रीडेबल भी होती है बहुत इजी से, जैसे यहाँ पे है फाइंड अ वर्क डन इज स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड थ्रू एल। इसका मतलब पहले स्ट्रेच नहीं होगा, अब उसको स्ट्रेच कर दिया है, और कहाँ तक, एल लेंथ तक स्ट्रेच कर दिया, तो लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to L, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग बेसिकली। सो रबर बैंड भी इलास्टिक ही होता है ना, और कुछ खींचो छोड़ दो तो वापस आ जाता है, सो काइंड ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स है ना। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट अ वैल्यू, वैल्यू तो है नहीं, इंटीग्रेशन है सिंपल, एक्स से डी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगानी है आपको 0 से L, एंड प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट लगानी है आपको 0 से L, सो दैट वर्क्स एज a इंटू एल स्क्वायर बाय 2 and plus b into L cube by 3, that's expression for the work performed in the scenario. गुड। सो फाइनली हमें आइडिया समझ में आ चुका है, बाय द वर्क बाय अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल फोर्स। जैसे मैंने बोला था ज़्यादातर क्वेश्चन वेरिएबल फोर्स के ही होते हैं, इसलिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कराई है फॉर द वेरिएबल फोर्स। अब ध्यान रखिएगा है ना, वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चंस को। Now it's a very conceptual question coming across my way, and it says that is the work frame dependent? So my answer is very quick and very quick कि देखो फॉर्मूला देख लेते हैं। If I check in the formula, that is equal to f dot s, या फिर of course as integral of f dot ds। मामला तो सिंपल है ना, it's a dot product of force and displacement। Very good. Now see, by the Newton laws concept we know that the force, the real forces, देखो न्यूटन लॉ में सूडो फोर्स तो आती नहीं है ना, सूडो फोर्स जो होती है फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स है। अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा तो सूडो फोर्स होगी, नॉन एक्सेलरेटेड होगा तो फिर सूडो फोर्स नहीं होगी, लेकिन वो तो इमेजिनरी फोर्स है न्यूटन लॉस के हिसाब से, एग्जिस्ट नहीं करती न्यूटन लॉस के फ्रेम में। ओके सो लेकिन जो बाकी फोर्सेज होती है, जैसे ग्रेविटी हो गई है ना, जैसे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, मैग्नेटिक हो गई, फ्रिक्शन फोर्स हो गई, जितनी भी इस प्रकार की फोर्सेज है, टेंशन, नॉर्मल, जैसे भी ये फोर्सेज होती हैं जो कि न्यूटन थर्ड लॉ फोर्सेज होती हैं, सो ये जितनी फोर्सेज होती है दे आर फ्रेम इंडिपेंडेंट। आप किसी भी फ्रेम से देख, जैसे हमने कार्ड वाला क्वेश्चन किया था, कार्ड वाला जिसके अंदर कार्ड एक्सेलरेट करता है टुवर्ड्स द राइट, तो हमने देखा था कि जो स्ट्रिंग में टेंशन आती है वो दोनों फ्रेम से, जब हमने क्वेश्चन करा आइदर वाया इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक में सूडो लगाई दूसरे में नहीं लगाई, पर टेंशन का बिहेवियर सेम आया। एक कंपोनेंट क्या करता है, वेट को बैलेंस करता है, दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेट करता है या सूडो को बैलेंस करता है। सो टेंशन एज अ रियल फोर्स डज नॉट चेंज। ऐसे हमने एलिवेटर प्रॉब्लम्स में देखा कि नॉर्मली रिएक्शन फोर्स रिमेन्स द सेम बिहेवियर। हाँ, वैल्यू उसकी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, बट चाहे इनर्शियल से सॉल्व करो चाहे नॉन इनर्शियल से, वैल्यू फॉर द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेम आएगी। इसका मतलब एफ एज अ कॉन्सेप्ट
F is independent of the frame of reference. कभी भी जो फोर्सेस होती है, जो रियल फोर्सेस होती है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है. एफ का मतलब क्या है? क्या है? रियल फोर्सेस. इट्स नॉट इंक्लूडिंग द सूडो फोर्स. क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. सेफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस. एंड व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? What displacement is always relative. Now, see, you are sitting inside a car, and so with respect to the friend sitting inside the car, you are in a state of rest. तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है. पर जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है, कार आगे जा रही है तो आप भी आगे जा रहे हैं, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आपकी डिस्प्लेसमेंट है. अब फोर्स तो सेम आएगी, चाहे अंदर वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखो या बाहर वाले के रिस्पेक्ट में देखो, बिकॉज द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बट एक के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रही है और दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो आ रही है, तो वर्क डन डिफरेंट हो जाएगा. और रीजन आपको समझ में आ गया, सिंस एस डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. So since S depends upon the frame of reference, so we are able to answer very quickly that the work is frame dependent. So the answer is absolutely yes. And see, we have already discussed in the last lecture that the work done is supposed to be equal to change in kinetic energy. So the kinetic energy as a term will also be frame dependent. और वो तो वैसे भी आसान है ना. kinetic energy क्या होती है? हाफ mv² होती है. अब मास तो फ्रेम डिपेंडेंट है नहीं, अभी तक तो नहीं है. आइंस्टाइन फ्रेम में होता है, पर अभी तक तो न्यूटन फ्रेम में नहीं होता है. तो वी के ऊपर वी तो वैसे ही रिलेटिव होती है ना. तो फ्रेम के बेस पे चेंज हो जाती है. ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे डिफरेंट होती है, मूविंग फ्रेम से देखते हैं तो डिफरेंट होती है. इसका मतलब वी इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, और इस वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? दैट इज अ फ्रेम डिपेंडेंट. तो नेचुरली सी बात है कि वर्क डन भी क्या आएगा? फ्रेम डिपेंडेंट आएगा. तो दो तरीके से समझा दिया, एक इस फॉर्मूले के तहत समझा दिया और दूसरा इस फॉर्मूले के तहत भी आपको समझा दिया. द वर्क इज डेफिनेटली फ्रेम डिपेंडेंट. हाँ, आपको याद होगा, वर्क टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, वर्क नेचर ऑफ द मोशन पर डिपेंड नहीं करता है कि एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन एक्सेलरेटेड है, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है. उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ना टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन डेफिनेटली फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है. गुडनेस, आगे बढ़ते हैं. एंड सी, I have the work performed along a circular path. This is a circular path. अब देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स तो काम नहीं करेगी, पर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन अलग है. कैसे अलग है? तीन अलग अलग क्वेश्चन है, आप देखिएगा, और मैं आपको इसको विस्तार में इजी तरीके से समझा दूंगा. कोई इंटीग्रेशन करके नहीं दिखाऊंगा, इजी तरीके से समझा दूंगा. दिस इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. क्या है? क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल. बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ बातों को. तो यहाँ पर एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को आपने मूव करना है. क्या करना है? मूव करना है. किस तरीके से मूव करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर इज अ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑलवेज हॉरिजॉन्टल. रिपीटिंग वंस अगेन, देखो ये ब्लॉक अब यहाँ पहुंचा, और जो फोर्स लग रही है ना, दैट इज अप्लाइड ऑलवेज हॉरिजॉन्टल. हमेशा कैसे लग रही है? ऑलवेज हॉरिजॉन्टल. सो सिनेरियो नंबर 1 जो है, जो केस नंबर 1 है, दैट इज एफ इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल. अब देखो, ये तो बहुत ही आसान सा मामला हो गया है कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो तो हमेशा हॉरिजॉन्टली मूव कराएगी, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल होगी. भाई, हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल कैसे लेके जा सकती है? तो भाई कॉमन सेंस है ना. तो वर्टिकल फोर्स लेके जाएगी, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कराएगी. फाइनली ये पार्टिकल ए से बी पहुंच गया. कहाँ पहुंच गया? ए से बी. तो पूरा पाथ मत देखना, पूरा पाथ देखने की लोड नहीं, क्योंकि फोर्स ही हॉरिजॉन्टल है. क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्प्लेसमेंट भी आप कौन सी चेक करोगे? जो हॉरिजॉन्टल है वो कितनी है? द रेडियस. एंड देयरफॉर द वर्क डन इज सपोज टू बी इक्वल टू एफ इनटू आर. दैट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. राइट को गया ना? बिल्कुल गया. कितना गया राइट को? आर. अच्छा, ऊपर भी गया? और ऊपर गया तो वो वाई वाली फोर्स से गया होगा ना, एफ से थोड़ी गया. एफ तो हॉरिजॉन्टल लग रही है. वेरी गुड. दैट्स अ केस नंबर 1. And then we migrate to the case number 2, where the question says that the force is always tangential to the path, and now the language is different. पहले वाले केस में tangential to the path नहीं है, लेकिन अब इस केस में इट्स अ tangential to the path. सो रीस्केच करते हैं आइडिया को. रीस्केच करते हैं कि जो ब्लॉक था, वो ब्लॉक पहले यहां था, तो फोर्स कैसे लग रही थी? ओ, दैट वाज अलोंग द टेंजेंट लाइक दिस. And then the block reaches over here, and how does the force act? Oh, it acts once again like this. Again tangential. अब क्या करें? अच्छा, अब तो along the path देखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ही along the path लग रही है. तो एक्चुअल पाथ को चेक करो. तो एक्चुअल पाथ मैंने चेक करा. सो व्हाट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ? द एक्चुअल पाथ लेंथ इज दिस मच. सो धीरे 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 dx dx dx, no,
ds जोड़ लो, सारा जोड़ लिया, कहां से कहां तक, a से लेके b तक, कितना आएगा, that's 1/4 of the circumference. So that 2 pi r by 4, that's pi r by 2, and therefore the work done becomes f into pi r by 2 is the result over there. sheer logic से मैंने आपको रिजल्ट समझा दिया. The third case is supposed to be another difference in the language case. That's the case number 3. Another difference in the language case. बहुत ध्यान रखिएगा लैंग्वेजेस के ऊपर, नहीं तो आपको क्या लगेगा, तीनों केस एक जैसे लगेंगे रीड करेंगे, पर क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपका ध्यान शायद उसकी तरफ खींचेगा, आप ध्यान लगाएंगे 2 मिनट, फिर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा. केस नंबर 3 is that the force is always directed towards B. Is always directed towards B. And now see, this result can be calculated via integration. Exactly, it can be calculated via integration. I'm just giving you a sheer logic such that you can attempt this particular question in an easier mannerism. Now what is happening कि जैसे जो पार्टिकल था पहले यहाँ पे था, तो जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बी, लाइक दिस, इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बी. जब ब्लॉक इधर था तो ये फोर्स का डायरेक्शन था, राइट. एंड फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है तीनों केसेस में, है ना, बस उसके डायरेक्शन पे बिहेवियर है, इसलिए मैंने हर मूवमेंट पे फोर्स की वैल्यू को एफ लिखा हुआ है, ठीक है ना. और अब जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचा तो क्या हो रहा है, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अभी भी बी के तरफ डायरेक्टेड है, सो इट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग द डायरेक्शन ओवर देयर. सो वी कैन यूज एन इंटीग्रेशन, एंगल इंटीग्रेशन थोड़ा यूज करके हम निकाल सकते हैं. आई एम गिविंग एन ईजियर वे टू रिमेंबर द रिजल्ट and actually recover or recap the result. Result बहुत simple है, देखो, if it is always directed towards the B, always directed towards the B, so can I use the directly a displacement path, है, क्या दिख रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली वो इंटीग्रेट करके ही आएगा, but just a point to remember in the mind, that will be along the displacement part, क्योंकि वो हमेशा B को देख रहा है, so that is supposed to be equal to F into displacement. Now what's the displacement? फाइनल डिस्प्लेसमेंट. द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज, अगर ये आर है, ये आर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, दैट शुड बी आर रूट टू, दैट बिकम्स एफ इंटू आर रूट टू विल बी द वैल्यू फॉर द वर्क परफॉर्म्ड. आई हैव सॉल्व्ड यू सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द सर्कुलर पाथ. देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क पूछेंगे तो जीरो ही आएगा, तो ये क्वेश्चन सेंट्रीपिटल फोर्स के वर्क का बिल्कुल नहीं है. सेंट्रीपिटल फोर्स वैसे भी सेंटर की तरफ लगती है, इनमें से कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ नहीं लग रही है, सो दे आर नॉट बिहेविंग सेंट्रीपिटल, एंड देयरफॉर वी आर एबल टू जनरेट वर्क. पर जिस तरीके से फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उसके हिसाब से अमाउंट ऑफ द वर्क डन चेंज हो रहा है, किसी में ज़्यादा लग रहा है, किसी में कम लग रहा है. जैसे इसमें ज़्यादा लग रहा है, दिस इज आर रूट टू, तो कंपेयर टू द फर्स्ट केस दिस इज मोर, एंड रूट टू मीन्स 1.41 और इसमें देखें तो पाई अपॉन 2 आ रहा है, तो पाई की वैल्यू 3.14 एंड डिवाइडेड बाई 2, सो 1.57 आता है. इनफैक्ट इसके अंदर मैक्सिमम वर्क आ रहा है. So you can also compare the amount of the work along the different paths. So सेंटर वाले केस में मैक्सिमम है, थर्ड वाले केस में फिर नेक्स्ट है, और लास्ट पहले वाले केस में सबसे कम वर्क आ रहा है, राइट. आगे बढ़ते हैं. एंड द आर्टिकल इज सपोज टू बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम actually letting you feel comfortable regarding all the kind of the question which can come across you. So this is another question which deals with the friction. But then when we were doing the article of the friction, तो हमने सीखा हुआ है कि फ्रिक्शन दो प्रकार की होती है, एक तो स्टैटिक, एक काइनेटिक. तो आज हमें दोनों का वर्क डन चेक करना है, पर आई ब्रॉट इन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स अ 2 ब्लॉक प्रॉब्लम ओवर देयर. नाउ सी व्हाट हैपेंस. फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज करती है. तो फर्स्ट सिनेरियो को लो, जो डायरेक्शन आपको गिवन है, किसके ऊपर, ब्लॉक M1 के ऊपर, जो ऊपर वाला ब्लॉक है, रेड कलर ब्लॉक है, उसके ऊपर फोर्स लगाई है. सो टेंडेंसी ऑफ मोशन किस में जनरेट हुई, M1 में. भाई देखो M2 पे तो फोर्स लगी नहीं ना, फोर्स किस पे लगाई, M1 पे लगाई. भाई सीधी सी बात है, तो M1 पे टेंडेंसी ऑफ द मोशन आएगी. तो इसका मतलब जो M1 की फ्री बॉडी है उसको बनाते हैं, तो M1 की जो फ्री बॉडी अगर हम बना रहे हैं तो इसके ऊपर ये जो फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, राइट को लग रही है, आगे की तरफ. इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन आगे जाने की है. इसका मतलब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है कहाँ से लगेगी, कॉन्टैक्ट सरफेस से, यहाँ से कहाँ लगेगी, ऑपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ द मोशन, तो पीछे की तरफ लगेगी. दैट्स द फ्रिक्शन. कौन से फ्रिक्शन की बात करें, स्टैटिक. आपको कैसे पता चलेगा कि स्टैटिक है, द पॉइंट इज वेरी वेरी इजी. क्या इजी है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे विच इज अ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ M1 एंड M2, वो पॉइंट स्लिप नहीं होगा. दोबारा बोलो, वो पॉइंट स्लिप नहीं होगा, मतलब ये दोनों ब्लॉक इकट्ठे चले. अगर M1 आगे निकल जाता है M2 वहीं रह जाता है, या M1 फास्ट निकल जाता है M2 स्लो रह जाता है, इसका मतलब वो जो पॉइंट हमने बनाया व्हाइट कलर का वो स्लिप करेगा.
और स्लिप करेगा तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। द स्लिपिंग इंट्रोड्यूसेस अ काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है, तो इसका मतलब द पॉइंट इन कंसिडरेशन जो है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है M1 और M2 का, वो स्लिप नहीं कर रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन किस बिहेवियर की है? स्टैटिक है। सो इससे स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लग रही है? पीछे लग रही है। आपको कितना पता चला? आपने फ्री बॉडी बनाई किसकी? उस वाले ब्लॉक की जिसके ऊपर फोर्स अप्लाइड है। दोबारा से, आपने उस ब्लॉक की फ्री बॉडी पहले बनानी है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाइड है, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ द मोशन उसी में है। तो फ्रिक्शन नेचुरली सी उसी सरफेस पे उस फोर्स की वजह से जनरेट होगी। तो आपको फ्री बॉडी बांधिए इस बात को अपने दिमाग में कि फ्री बॉडी आपको पहले उस ब्लॉक की बनानी होती है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाइड है। तो बन गई, वेरी गुड। अब देखो, फ्रिक्शन जो होती है दैट इज सपोज टू बी अ न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स। सारी की सारी फोर्सेज होती है न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स, तो फ्रिक्शन भी तो है। तो जो नीचे वाला ब्लॉक है, द ब्लॉक M2, ब्लू कलर वाला ब्लॉक है, ब्लू कलर से बना लो फिर, ब्लू कलर वाला ब्लॉक है ना। सो ब्लू कलर वाला जो ब्लॉक है जिसका मास M2 है, उसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लग रही है? पेयर फोर्स है, AR फोर्स, एक्शन रिएक्शन है। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे पीछे लगी, तो नीचे वाले ब्लॉक पे आगे लगी। तो दैट्स द फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑन दिस। एंड डू रिमेंबर, आपको बिल्कुल याद है कि फ्रिक्शन कैन ऑल्सो जनरेट द मोशन। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो जनरेट द मोशन। इसका मतलब जो नीचे वाला ब्लॉक है, नीचे वाला जो ब्लॉक है वो कहां जाएगा? वो भी आगे जाएगा। किसकी वजह से? अप्लाइड फोर्स तो थी नहीं, अप्लाइड फोर्स तो थी नहीं। किसकी वजह से जा रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन इन कॉन्टैक्ट। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होती तो दोनों के बीच में मोशन नहीं हो पाता। मतलब ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड करके आगे निकल जाता, नीचे वाला ब्लॉक हिलता ही नहीं। अगर ये स्मूथ होते, आप उल्टा सोचते है ना, आप उल्टा सोचते कि सर देखो स्मूथ है तो फिर निकलेगा, फिर ऑपोजिशन नहीं होगी। भाई ऐसे है, नीचे वाले ब्लॉक का मोशन क्या है? फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है। सो फ्रिक्शन कैन जनरेट द मोशन। हम वॉकिंग, याद होगा है ना, हम वॉकिंग, रनिंग, कन्वेयर बेल्ट मोशन सब किसकी वजह से करते हैं? पुलिस का मोशन, बेल्ट्स का मोशन किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। सो द फ्रिक्शन ऑन द लोअर ब्लॉक बिहेव्स एज अ ड्राइविंग फोर्स। नीचे वाले ब्लॉक को ड्राइव करेगी, मोशन में लेकर आएगी। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ रही है सर। Where is the upper block moving towards the right? Where the lower block moving, that's also towards the right. ये मजेदार है। Now the question is something different, my dear. What's the work done by the friction on the block 1? That's negative. Why? क्योंकि ब्लॉक 1 पे फ्रिक्शन मोशन के विरुद्ध लग रही है। ब्लॉक 1 का मोशन क्या है? फॉरवर्ड। फ्रिक्शन का लग रही है उसके ऊपर बैकवर्ड। तो दैट्स इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू द डिस्प्लेसमेंट कितनी? S1 एंड माइनस, माइनस क्यों? बता दिया ना, फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। और यही बात अगर आपसे पूछी जा रही है नीचे वाले ब्लॉक के लिए, दैट्स अ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द लोअर ब्लॉक, सेकंड वाले ब्लॉक पे, तो कहानी में ट्विस्ट है। सेकंड ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां लग रही है? आगे लगनी थी ना, न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स है, ऊपर वाले पे पीछे लगी तो उसकी पेयर फोर्स नीचे वाले पे आगे लगेगी। और एक और बात, वो तो आपको याद ही है, AR फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। तो M1 पे लगी एक पेयर और M2 पे दूसरा, बिल्कुल सेट हो गया मामला। अब नीचे वाले की डिस्प्लेसमेंट आगे है और उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी आगे लगी। क्या मजेदार है, वर्क डन पॉजिटिव आ गया, वर्क डन पॉजिटिव आ गया, फ्रिक्शन फोर्स एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी? S2। पर एक कैच है कहानी में। कैच क्या है कहानी में? S1 और S2 बेसिकली सेम आएंगे। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि सर ये जो पॉइंट था ना, व्हाइट कलर वाला जो पॉइंट था ना सर, वो तो स्लिप ही नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब दोनों इकट्ठे मूव कर रहे थे, ताही तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्योंकि आपस में स्लिपिंग नहीं है, ग्राउंड पे स्लिपिंग है, आपस में नहीं है। उस M1 और M2 के बीच में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहां पे कुछ स्लिप नहीं कर रहा है, तो वहां पे फ्रिक्शन कैसी है? स्टैटिक है। इसका मतलब दोनों इकट्ठे चलेंगे तो S1 और S2 की वैल्यू सेम आएगी। सो द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन 1 दैट्स इक्वल टू माइनस FS इंटू S1। और दूसरी वाली वो S1 को क्या लिख दें? S लिख देते हैं, क्योंकि S1 और S2 कितना हो गए? सेम हो गए हैं। तो सेकेंड वाले पे प्लस द फ्रिक्शन इनटू S, क्योंकि S1 S2 सेम है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, समझा रही है आपको, उसको S लिख लिया मैंने। नाउ द की पॉइंट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ओवरऑल? सर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ओवरऑल इज इक्वल टू जीरो, is 0. That's minus of F into S and plus of F into S. That cancels on and is equal to 0. What do we learn from the statement and the derivation over there? That static friction can perform a positive work or a negative work on the particles, but the net work done by the static friction will be 0.
ये बिल्कुल टेंशन फोर्स की तरह हो गया, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एटवुड मशीन का क्वेश्चन करा था, जिसके अंदर हमने देखा था दैट द टेंशन फोर्स एक ब्लॉक पे पॉजिटिव वर्क कर रही थी, दूसरे ब्लॉक पे नेगेटिव वर्क कर रही थी। तो जब हमने ओवरऑल वर्क देखा तो आंसर कितना आ गया था, 0 आ गया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, लिख भी लेते हैं दैट द वर्क डन, यहां लिख दो, द वर्क परफॉर्म्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। किस पे, पार्टिकल्स के ऊपर वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट द नेट वर्क ऑन द सिस्टम is always zero. That's the theory statement for the case of the static friction. And then we come to the kinetic friction. अब kinetic friction की जहाँ तक बात है कि हमने फ्री बॉडी दोबारा से बनाई, बस थोड़ी फटाफट बना लेंगे इस बार। तो हमने फ्री बॉडी किसकी बनानी पहले होती है, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाइड होती है, कहाँ पे, राइट को। सो there is a friction which is acting backward, but this time kinetic. Why? Because this point actually slips. फोर्स ज्यादा लगाई होगी, पॉइंट स्लिप कर गया होगा, फ्रिक्शन रोक नहीं पाई होगी, पॉइंट स्लिप करेगी। अब इस वाले ब्लॉक के ऊपर वो फोर्स कहाँ लगी, पीछे लगी, तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर वो फोर्स कहाँ लगेगी, आगे की तरफ लगेगी। एंड इट इज एक्चुअली बिहेविंग एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर इट, जिसकी वजह से M2 वाला ब्लॉक क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। बट दिस टाइम द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन बोथ द ब्लॉक्स, देखो दोनों आगे जाएंगे। ऊपर वाला ब्लॉक अप्लाइड फोर्स की वजह से, नीचे वाला ब्लॉक फ्रिक्शन की वजह से, दोनों आगे जाएंगे। लेकिन ऊपर वाले की डिस्प्लेसमेंट और नीचे वाले की डिस्प्लेसमेंट इस बार सेम नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली है। ऊपर वाले की कंपैरेटिवली ज्यादा आएगी। रीजन बहुत सिंपल है, रीजन बिकॉज ऊपर अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स की वजह से ऊपर की डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। नीचे तो फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट हो रही है। तो S1 is supposed to be more than S2. And so we check on the work. We check on the work. So work done by the friction on the first block, that's equal to Fk into S1 and minus y minus sir, reason बेटा फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो माइनस आएगा। और जब हम फ्रिक्शन का वर्क देख रहे हैं किसके ऊपर, सेकेंड ब्लॉक के ऊपर, तो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली उसी को मूव करा रही है। तो नेचुरल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो प्लस Fk इंटू S2 आ रहा है। जैसे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द लोअर ब्लॉक, पॉजिटिव वर्क है, ऊपर वाले पे नेगेटिव है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के विरुद्ध है, पहले वाले केस में, नीचे वाले केस में सेम डायरेक्शन में है। एंड व्हेन इट कम्स टू द नेट वर्क डन, देन the answer is 0 or non-zero. It is non-zero. Why it is non-zero? Reason, it does not cancel out. ना S1 और S2 cancel नहीं हो रहे हैं. That's minus Fk into S1 and plus Fk into S2 and can be written as equal to as Fk minus सकते हैं बाहर into S1 minus of S2, and since S1 is more than S2, so this particular term is positive और बाहर negative sign है, so this overall work done by the friction will turn out to be negative. क्या आएगा, नेगेटिव। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह बिहेव नहीं करिए। हालांकि वी कैन ऑलवेज मेंशन दैट द वर्क परफॉर्म्ड बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। किस पे, ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। एक पार्टिकल पे वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे में नेगेटिव आ रहा है, बट द ओवरऑल वर्क, क्या, ओवरऑल वर्क ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या बोला, ऑलवेज नेगेटिव। कोई ऐसा केस नहीं मिलेगा आपको जीवन में कि वर्क डन पॉजिटिव आ जाए। सो द नेट वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है, नेट वर्क डन कितना है, नेगेटिव आ रहा है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होती तो नेट वर्क डन कितना आता है, 0 आता है। सो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन चुका है। स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वर्क पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, काइनेटिक का भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है on the particles of the system, but when it comes down to the net work on the system, kinetic friction का work done negative आएगा, static का 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, right? So we have done about most of the forces, most of the real forces का work done देखा है। देखो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नहीं यूज करा है अभी तक, मैग्नेटिक फोर्स नहीं यूज करी है, वो फोर्सेज हम +2 में करेंगे। अभी फिलहाल हम जो फोर्सेस कर रहे हैं वो नॉर्मल, टेंशन, है ना, ये सारी फोर्सेस का वर्क डन हम देख चुके हैं, ग्रेविटी का वर्क देख चुके हैं,
देन हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क देखा, ऑफ कोर्स वो जीरो आया, तो देखा तो सही ना हमने। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क भी देख लिया, और एक नई फोर्स आज के लेक्चर में करी हमने, स्प्रिंग फोर्स, और उसका वर्क भी हमने चेक करा ड्यूरिंग एक्सपांशन, ड्यूरिंग कंप्रेशन, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, राइट। और अपने बातों को स्ट्रॉन्ग किया। बातें क्या थी? बातें थी कि भाई जो वर्क डन आ रहा है, वो कांस्टेंट फोर्स से आ रहा है या वेरिएबल फोर्स से आ रहा है। तो देखा हमने ज़्यादातर वेरिएबल फोर्स से आ रहा था। सो व्हाट्स इन स्टोर फॉर द टुमारोज लेक्चर? यहाँ से टुमारोज लेक्चर में वी विल बी डीलिंग विद द वर्क डन बाय द सूडो फोर्सेस। वो फोर्स रह गई है, सो वर्क डन बाय सूडो फोर्स करेंगे, एंड देन वी विल माइग्रेट वेरी क्विकली टू द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है। इस वजह से कंजर्वेशन लॉस के प्रिंसिपल ओबे नहीं होते हैं। हाँ, ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्सेस दे आर कंजर्वेटिव। रीजन क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में वो हेल्प करती हैं। और कुछ पॉइंट्स है जो कि हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो जंप ऑन टू द वर्क एनर्जी थ्योरम बाय इंट्रोड्यूसिंग द काइनेटिक एनर्जी इन बिटवीन, एंड देन द गुड थिंग्स विल बी कमिंग अवर वे, राइट। तो आज का लेक्चर आप दोबारा से एक बार करिएगा, सारे क्वेश्चंस को भी, जो क्वेश्चंस मैंने कराए उसको भी दोबारा करिएगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग के आर्टिकल को दोबारा करिएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन को भी देखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या फ़र्क है। And tomorrow we meet again for the next part of the lecture. Keep on enjoying my lecture. Have a nice day. Bye.